नमस्कार। आज पुस्तक वाली के इस प्रोग्राम में मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब ढूंढ कर लाई हूँ। ऐसी किताब जो कुछ नया सोचने, समझने के लिए एक नया सा डायरेक्शन देती है। ये किताब ना एक बहती नदी की तरह है और पढ़ने वाले इस नदी के किनारों पर चलने वाले पैदल यात्रियों की तरह। आप कभी इस नदी के उद्गम पर पहुंच जाते हैं, कभी बीच की धाराओं के साथ कदम ताल करते हैं और कभी इस नदी के साथ इसके संगम की ओर बढ़ जाते हैं। किताब का नाम है इब्ने बतूती, लिखा है इसे दिव्य प्रकाश दुबे ने। बहुत ही खूबसूरत किताब है और वे कहते हैं कि कुछ सुंदर शब्द कभी शब्दकोश में जगह नहीं बना पाते, कुछ सुंदर लोग किसी कहानी का हिस्सा नहीं हो पाते, कुछ बातें किसी जगह दर्ज नहीं होती, कुछ रास्ते मंजिल नहीं हो पाते। उन सभी अधूरी चीज़ों, चिट्ठियों, बातों, मुलाकातों, भावनाओं, विचारों और लोगों के नाम एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, जिसे उन्होंने नाम दिया इब्ने बतूती। इस किताब की 5-6 बातें जो मुझे बहुत पसंद है। पहली बात, जैसा मैंने कहा कि ये किताब माँ या पिता के साथ संतान के रिलेशनशिप को देखने का एक नया नज़रिया देती है। इस किताब के जो मुख्य किरदार हैं वो माँ और बेटे ही हैं और जो बच्चे के जो पिताजी हैं उनका देहांत काफ़ी साल पहले हो गया है। उनका बहुत ज़्यादा जिक्र इस किताब में नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो माँ है, जो सिंगल पेरेंट है, वो कहीं से कहीं तक बेचारी माँ नहीं लगती। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत खुश है, उसका अपना एक रुतबा है, बात करने का तरीका है बड़ा, और वो बड़ा मज़ेदार है। और बैकग्राउंड में लखनऊ है, तो लखनऊ में अम्मा यार एक शब्द बहुत चलता है, तो उसे यहाँ पर बच्चे ने बना दिया है अम्मा यार। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं और माँ बेटे की बातचीत को पढ़कर महसूस करते हैं, तो आप अपने आप को उनके घर की डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ पाते हैं। इतनी खूबसूरती से इस रिश्ते को गढ़ा गया है। दूसरी बात, एक्सेप्टेंस। तो तीसरा किरदार जो बहुत अहम है इस किताब में, वो है लड़के की गर्लफ्रेंड। तो अभी लड़के की शादी नहीं हुई है, सगाई भी नहीं हुई है, लेकिन लड़की को लेकर माँ बेटे में ज़बरदस्त एक्सेप्टेंस है। तो मैं यहाँ पर इस बात को क्यों लेकर आ रही हूँ, उसका रीज़न है कि मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, सबकी अपनी मैरिड लाइफ है और हम लड़कियां जब शादी करती हैं ना, तो खुद को पूरी तरह से बदल देती हैं। हमारा सरनेम बदल जाता है, हमारे घर का एड्रेस बदल जाता है, हमारे साथ कितने नए रिश्ते जुड़ जाते हैं, कितनी जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। लेकिन फिर भी जिस घर, जिस परिवार की खातिर हम ये सब करते हैं, जब कभी वहाँ कोई अहम फैसला लेना हो, कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी हो, या अतीत की कोई ऐसी बात खुल रही हो, ऐसा रेफरेंस खुल रहा हो जो बहुत पॉजिटिव ना हो, तो तुरंत बहू को साइड में कर दिया जाता है। ये सारी बातों पर पर्दा रख के बात की जाती है। बहू इस कॉन्वर्सेशन का, इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं होती। जबकि यहाँ लड़की अभी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है, रिश्ते को कोई नाम नहीं मिला है, लेकिन घर के बहुत बहुत सारे अहम चीज़ों में उसका पार्टिसिपेशन है, जो मुझे बहुत पसंद है। और इस पार्टिसिपेशन से माँ को कोई एतराज़ नहीं है। तीसरी बात, विमेन टू विमेन बॉन्डिंग। हम सास बहू, देरानी जेठानी, ननंद भाभी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो लापता लेडीज में एक डायलॉग है ना कि हम ये सब तो बन जाती हैं, देरानी जेठानी, ननंद भाभी, सास बहू, पर दोस्त नहीं बन पाते। यहाँ पर लड़के की माँ और लड़के की गर्लफ्रेंड में कमाल की दोस्ती है। वो दोनों साथ में स्कूटी पर घूमती हैं, कहीं कचौरी खाने चली जाती हैं, साथ में डिनर करने चली जाती हैं, बातें करती हैं, सिर्फ खाने, रेसिपीज़, कपड़ों पर नहीं, अलग अलग टॉपिक्स पर खुलकर बातें करती है। मुझे ये विमेन टू विमेन बॉन्डिंग बड़ी अच्छी लगती है। चौथी चीज़ जो है ना, वो इस किताब में लखनऊ की मौजूदगी। इस किताब के पन्नों पर लखनऊ जिंदा हो जाता है। आप इस किताब के पन्ने पलटते हैं ना, तो आप लखनऊ के पकवानों की खुशबू को महसूस कर सकते हैं, वहाँ के पान के स्वाद को महसूस कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये पूरी किताब में लखनऊ बैकग्राउंड में चलता है। और इसी में एक और इम्पॉर्टेंट बात छुपी है कि क्योंकि ये किताब ना एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह है। क्यों? मूल में है विचार या वो थॉट प्रोसेस जो इस किताब के कैरेक्टर्स ने अपनाई है। तो अक्सर होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि फॉरेन में रहने वाले लोग बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, बड़े शहरों में रहने वाले लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रॉड माइंडेड होना इंसान की
पर्सनल चॉइस है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग पर डिपेंड करती है, ना कि इस बात पर कि वो कौन से शहर में रह रहा है। तो मुझे ये बात भी इस किताब की बहुत बहुत अच्छी लगती है। और एक और अहम बात जो है, ये किताब आपको भारत के राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन से रूबरू करवा देती है। 90 के दशक में भारत में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी। इन सिफारिशों को लागू करने के पहले इनका पुरजोर विरोध हुआ था, लेकिन आज जो जनरेशन आज की रीडर बनी है, आज किताबें खरीद रही है, आज के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रही है, ये पूरी की पूरी जनरेशन उस समय बच्ची थी। जो लोग आज 40 साल के हैं, 35 साल के हैं, 30 साल के हैं, वो लोग उस समय 5-6 साल के रहे होंगे, या जिन लोगों का बर्थ 93, 94, 95 में हुआ, वो तो उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। तो अगर उन्हें वो पूरा का पूरा जो बदलाव है, जो सामाजिक बदलाव है, वो समझना है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अहम दस्तावेज है। मैंने कहा ना, ये एक बहती नदी की तरह है। तो किताब का जो अंत है, जैसे नदी का समुद्र में मिल जाना, नदी का अंत हो जाना नहीं है। नदी की धारा उसके उद्गम से फिर बहेगी और फिर सागर की तरफ आएगी। ठीक ऐसे ही इस किताब का कोई अंत नहीं है, पाठक के विवेक पर निर्भर करता है। वो जहाँ चाहे इस किताब का जैसा चाहे वैसा अंत अपनी कल्पनाओं में बना सकता है। इस किताब के कुछ अंश बहुत ही प्यारे हैं, पढ़कर सुनाती हूँ। तो एक अंश मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये है कि याद जो सालों से कहीं दूर ठिठकी हुई खड़ी थी, उस दिन शालू के बिस्तर पर आकर पसर गई थी। याद जब अपने आप को बिस्तर पर फैला लेती है, तो सबसे पहले नींद से लड़ाई होती है। कितनी सही बात है ना। जब हम किसी खास किस्से को, किसी खास घटना को याद करते हैं, तो सबसे पहले हमारी नींद उड़ जाती है। दूसरा जो अंश है ना, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देता है। मंडल कमीशन की सिफारिशें इस देश में पिछड़े वर्ग के लिए नए किस्म का आरक्षण लेकर आई थी। तो लेखक कहते हैं, जिस दिन ये सिफारिशें लागू हो गई थी, उस दिन का वर्णन है। देश अब कभी न जुड़ने के लिए टुकड़ों में बंट चुका था। यह एक नया बंटवारा था जिसमें लकीर सरहद पर नहीं, मन में खिंची थी। सपनों के मर जाने से भी घातक था मनोबल का टूट जाना। जिस लकीर का जिक्र यहाँ पर लेखक कर रहे हैं, उस लकीर को आप महसूस कर सकते हैं जब आप उन लोगों के ग्रुप का हिस्सा बन जाएं जो सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और अलग अलग वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज 90 के दशक के बाद इतने साल बीत गए हैं, आज भी वो लकीर हल्की सी इन ग्रुप्स में मौजूद है। तो अंत जो है इस किताब का, उसमें भी बड़ी खूबसूरत लाइनें लिखी हुई हैं। रास्ते के कुछ मोड़ इतने खूबसूरत होते हैं कि मंजिल मिले न मिले, उस मोड़ पर आकर यात्रा पूरी हो जाती है। ये वही एक मोड़ था, वह मोड़ जहाँ से नई शुरुआत हो भी सकती है और नहीं भी। तो कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत किताब है। अगर इससे ज़्यादा कहानी सुना दी तो लिखने वाले के साथ अन्याय हो जाएगा जिसने इतनी खूबसूरत किताब लिखी है। तो अगर आपको हिंदी पढ़ने का शौक़ है, नई हिंदी में रुचि है, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है, पढ़िएगा। धन्यवाद।